काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता के कारण मैं और क्लास अभी नहीं दे पाया था। पुनः आगमन हुआ है दिल्ली में। जो शेष बचा क्वेश्चन है उसको मैं प्रयास कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ बताने के लिए। है तो क्वेश्चन प्री का, लेकिन इसमें भी कॉन्सेप्ट और साथ में फैक्ट दोनों काम करेंगे। मैं अशोक राज आप सबका इस संस्थान में स्वागत करता हूं। मैं फालतू बात न करके टू दी पॉइंट अपने मुद्दे पर आता हूं। मैं क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगर देखेंगे, जो क्वेश्चन हमारा 40 नंबर का है, 40 से मैं चर्चा करूंगा। ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा है, तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। जब तिलक का मृत्यु हुआ, देखिए उसी समय क्या है, 1 अगस्त को इनका मृत्यु होता है। 1 अगस्त 1920 को इनका मृत्यु हो जाता है। और दुर्भाग्य क्या था, उसी दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू ही किया कि सूचना मिलता है माननीय स्वर्गीय अभी हो गए हैं बाल गंगाधर तिलक जी का मृत्यु हो गया। एक दुखद घटना सुनाई देता है। इसलिए उस दिन असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया। फिर आगे शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन। तो उसी समय उनकी मृत्यु पर जो है गांधी जी का ऐसा कथन था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। ये तिलक की मृत्यु पर कहा है। किसने कहा था? गांधी जी ने। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन डी का आपका राइट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। 41 नंबर पर मैं चलता हूँ प्रश्न लेकर। क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे 41 की बात है, 41 की बात है। जो 41 नंबर का क्वेश्चन है 41 पे बात करेंगे। ये चटगांव से संबंधित है, चटगांव समूह से संबंधित है। ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कोलकाता के इर्द गिर्द में है। तो चटगांव समूह जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक चटगांव डकैती हुआ था। इसको जो अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज इतिहासकार अंग्रेज लोग हैं, इसको डकैती कहते हैं। क्या कहते हैं? डकैती। तो जो चटगांव समूह है, इस डकैती में एक समूह बना हुआ होगा, कई लोग शामिल होंगे। तो इसमें कह रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान देना, नहीं पर है। इसका मतलब 3 ऑप्शन जो है इसमें सही लिखा है, एक ऑप्शन क्या है गलत। तो क्या लिखा है? 1 नंबर पे लिखा है गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल और अनंत सिंह सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। तो ये ऑप्शन एकदम सही लिखा गया है। अब आपको खोजना होगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत लिखा है। तो मेरी तरफ से ये क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन सही लिखा है। अब देखिए बी ऑप्शन पर मैं आता हूं। इसके नेता सूरसेन समूह से जुड़ने से पहले ढाका में वकील थे। सूरसेन के बारे में लिखा गया है। अब ये अभी डाउट है, आप एग्जाम में छोड़िए।
फिर आगे चलिए सी नंबर पर, सूरसेन और उनका समूह चटगांव में कांग्रेस के कार्य से निकटता से जुड़े थे। ये भी बात एकदम सही है। 41 का नंबर, ये भी बात एकदम क्या है, सही है। जो सूरसेन थे और उनका जो समूह था चटगांव में कांग्रेस के कार्य समूह से निकटता से जुड़े थे, एकदम 100% ये बात सही है। तो इसका मतलब सी जो है ये भी सही लिखा गया है। सी क्या है, एकदम सही लिखा गया है। आगे डी नंबर पर आते हैं। लिखा है इस समूह में चटगांव में शस्त्रागारों पर अधिकार करने की एक योजना बनाई गई थी। जो चटगांव था, जो मैंने डकैती बताया, इसमें जो है शस्त्रागार जो था, क्या था, शस्त्रागार, इन पर जो है इन लोगों ने, यानी कि लोकीनाथ बाउल ने, गणेश घोष ने, अनंत सिंह ने, और इसके जो मेन नेता थे सूरसेन थे, इन लोगों ने इनको जो है शस्त्रागारों को लूटने की योजना बनाया था, एक कार्य योजना। इसीलिए जो है, और लूटे भी थे, तो इसीलिए इसको जो है डकैती भी नाम दिया गया है। तो ये भी एकदम डी इज द राइट आंसर, ये भी एकदम सही लिखा है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, कौन सा सही नहीं लिखा है। इसका मतलब ये 3 सही है, बी वाला जो है, जो सस्पेंशन था, एक गलत है। इसका मतलब क्या है, गलत है। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी। जो गलत लिखा गया है वही उत्तर होगा। यहां तक क्लियर हो गया, सबके समझ में आ गया है। बी इज द राइट आंसर। यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है सूरसेन, इसके जो मेन नेता बताया गया है, ये ढाका की बात नहीं है, ढाका शब्द गलत है। यह जो है चटगांव में क्या थे, एक अध्यापक थे। चटगांव में क्या थे, एक अध्यापक थे, एक टीचर थे, अध्यापक थे। समझ में आ गया। चटगांव में क्या थे, एक अध्यापक थे, ना कि ये ढाका में जो है क्या थे, वकील थे। वकील नहीं थे, बल्कि क्या थे, चटगांव में एक क्या थे, अध्यापक थे। यहां तक क्लियर हो गया, सबके समझ में आ गया होगा। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे, 42। ये 42 नंबर पे क्या लिखा है, निम्न में से, क्या कह रहे हैं, निम्न में से किसी एक को लाला लाजपत राय, इसका मतलब जो है लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब का, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, पंजाब का शेर भी कहा जाता है। पंजाब के शेर के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, पंजाब के शेर के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने, ये पूछा गया है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था। इसका मतलब कौन है, इस प्रश्न का मतलब यही है सीधा सीधा, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे। अब 4 ऑप्शन लिखा है, गैरीबाल्ड लिखा है, विवेकानंद लिखा है, दादा भाई नौरोजी लिखा है, और मैजिनी लिखा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट ऑप्शन। मैजिनी जो है लाला लाजपत राय के गुरु थे। इसके पहले एक प्रश्न पूछ लिया गया था पीसीएस में कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। इसके पहले एक बार और भी पूछ लिया गया था, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इस समय लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन हो जाएगा उत्तर, डी। डी इज द राइट ऑप्शन। मैजिनी जो है इनके राजनीतिक गुरु थे। यहां तक क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर मैं चलता हूं 42 के बाद में, कहां पर, 43 पर। 42 के बाद में 43 नंबर पर आइए, 43 पर। देखिए 43 पर क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, एक संस्था है ये। इंडिपेंडेंस लीग क्या है, एक संस्था थी। इसकी स्थापना किसने किया है। ए में लिखा है लाला लाजपत राय, बी में लिखा है महात्मा गांधी, सी में लिखा है पंडित मोतीलाल नेहरू, और डी में लिखा है रास बिहारी बोस। तो देखिए जो इंडिपेंडेंस लीग था, एक संस्था थी। क्या थी, एक संस्था थी।
इसकी स्थापना अगर देखेंगे 1942 में, 1942 में बैंकॉक में किया गया था। बैंकॉक सभी लोग जान रहे होंगे, बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। तो इसकी स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। डी इज द राइट ऑप्शन। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1900 कब किया गया था? 42 ईस्वी में, 1942 एडी में। कहाँ किया गया था? बैंकॉक। बैंकॉक में किया गया था। ये बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी। तो सभी लोग जान गए होंगे इसकी स्थापना 1942 में, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। तो इतना बन सकता है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। इसको जो है यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं कॉन्सेप्ट के बेस में। निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना बैंकॉक में 1942 में किया गया था। इसकी स्थापना रास बिहारी घोष ने किया था, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो रास बिहारी घोष नहीं है, बल्कि कौन है? बोस हैं। इसके पहले पूछा गया था, रास बिहारी घोष करके लिख दिया था, 2 ऑप्शन दे दिया था। एक जगह रास बिहारी घोष और दूसरी जगह रास बिहारी बोस। तो यहाँ पे रास बिहारी जो बोस हैं, यही ऑप्शन होगा सही। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। प्रश्न नंबर देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर अगर देखेंगे 44 पर लिखा है, 1931 के दौरान बिहार के गया जिला सभी जान रहे होंगे, बोध गया, है ना। महात्मा बुद्ध से भी संबंधित है बोध गया, सभी लोग जान रहे हैं। तो गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न है कि 1931 के दौरान बिहार के गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व किसके नेतृत्व, जो नेतृत्व किया किसने किया है? तो देखिए लिखा है, यदुनंदन शर्मा हैं, शीतला सहाय हैं, सहजानंद हैं, तिलक माझी हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि किसान जो सभा आंदोलन है, इससे उत्तर क्या निकल के आ रहा है? सहजानंद। ये बिहार के प्रसिद्ध जो हैं क्रांतिकारियों में से, आंदोलनकर्ताओं में से एक थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूं। प्रश्न नंबर देखिए क्या है, 45 45 प्रश्न पर क्या लिखा है? लिखा है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रदान करने का अधिकार दिया गया था? एकदम बहुत ही सरल प्रश्न है, दिमाग केवल लगाने की आवश्यकता। क्यों? इसमें लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन सभी लोग जान रहे होंगे 1930 में शुरू होता है। इसी के दौरान गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा भी निकाला था, नमक सत्याग्रह के नाम से जो प्रसिद्ध होता है। तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन 1930 वाला है, इसके पहले देखें कौन सा घटना घटता है। इन चारों ऑप्शनों में से लाहौर जो सत्र चलता है, लाहौर सत्र, लाहौर में एक अधिवेशन भी हुआ है, सभी लोग जान रहे होंगे। लाहौर में दिसंबर में 30 या 31 दिसंबर को होता है, 1929 को होता है। इसी में रावी नदी के तट पर पहली बार हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने रावी नदी में जो है आधी रात को जल उठाकर संकल्प लिया था कि मैं अगले वर्ष यानी कि 1930 में 26 जनवरी के दिन हम लोग देश को स्वतंत्र करा लेंगे। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है कि लाहौर इसका सत्र जो होगा, इसी लाहौर सत्र के दौरान जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का या जो है प्रदान करने का अधिकार मिला था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। यहां तक क्लियर हो गया। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्लियर हो गया, सबके समझ में आ गया होगा।
आगे मैं चलता हूं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 46 पर आते हैं, 46 पर क्या लिखा है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को सभी लोग जानते होंगे, लगभग लगभग सभी नोट पर दिखाई देते हैं। तो महात्मा गांधी के अनुसार अगर देखेंगे राजनीति का क्या अर्थ है, राजनीति का क्या तात्पर्य है, महात्मा गांधी क्या चाहते थे, धर्म विहीन चाहते थे कि जन कल्याण चाहते थे कि सत्य विहीन चाहते थे, या इनमें से कोई नहीं। गांधी जी का जो मत था, एक कैसी राजनीति की बात करते हैं गांधी जी, जन कल्याण की बात करते थे, हमेशा चाहते थे जन कल्याण हो, जन कल्याण से ही देश का भला होगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन होगा। देखिए धर्म विहीन की बात कभी भी गांधी जी नहीं किए थे, विहीन शब्द गलत है, सत्य विहीन कभी नहीं किए हैं, तो ये भी गलत है। और ये जन कल्याण की जो सक्रियता की बात किए हैं, यही जो है बी एकदम सही लिखा गया है। गांधी जी इसी पर जन कल्याण पर जोर देते थे। यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की ओर चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 पर, 47 पर क्या लिखा है। 47 पर अगर देखेंगे, लिखा वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। 1937 में एक बार आम चुनाव भी हुआ था, सभी को मालूम होगा, जो इतिहास पढ़े हैं, समझे हैं, दोनों चीजें पढ़ेंगे फिर उसके बाद उसको समझेंगे। केवल पढ़ने से काम नहीं बनेगा, और समझेंगे तभी जब उसको पढ़ेंगे। तो इसलिए जो पढ़े हैं और समझे, 1937 सब जान रहे हैं, इसमें आम चुनाव हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार किस जगह नहीं बनाई थी। ए में लिखा है बंगाल लिखा है, बी में लिखा बिहार है, सी में मद्रास है, और डी में लिखा है उड़ीसा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए सब जगह बनाए थे, केवल बंगाल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। कहां पर नहीं बना पाई थी, बंगाल में नहीं बना पाई थी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। यहां तक क्लियर हो गया, सबके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 48 की अगर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 48 पे देखेंगे, थोड़ा सा पेज इधर उधर हुआ है, उससे दिक्कत नहीं है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 48 पर क्या लिखा है। इसमें कथन और कारण दिया है। क्या दिया है, कथन और कारण। कथन ए में लिखा है क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था, ये सभी लोग जान रहे हैं, 1942 में आया क्रिप्स प्रस्ताव। ये 3 सदस्यीय था। कितने सदस्यीय था, 3 सदस्यीय। 1942 ईस्वी में आया था क्रिप्स प्रस्ताव। इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स इसके मेन अध्यक्ष हैं, मुख्य अध्यक्ष, मुख्य आदमी हैं इसमें, मुख्य रूप से वही हैं स्टेफर्ड क्रिप्स। इसके साथ में 2 लोग और थे, ए बी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ये 3 लोग, 3 सदस्य था। लेकिन इस क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। यह बात एकदम सही लिखा गया है, कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस के साथ साथ क्या मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार किया था। हाँ, मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार किया था। आगे लिखा है, अब इसको अस्वीकार क्यों किए हैं, इसमें कारण इसका लिखा है। क्रिप्स प्रस्ताव में केवल शब्द लिखा है, श्वेत लोग सम्मिलित थे। श्वेत मतलब गोरे लोग, गोरे का मतलब केवल अंग्रेज लोग, यूरोपीय लोग ही शामिल थे। ये भी बात एकदम सही लिखा है। लेकिन क्या देखना है, ये इसकी व्याख्या करता है कि नहीं व्याख्या करता है। लिखा है ए और बी दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर लिखा है बी में
ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए गलत आर सही, ए सही आर गलत, इस तरीके का लिखा है। देखिए लिखा तो दोनों सही है, लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया था, इसमें इसलिए नहीं अस्वीकार किया था कि इसमें केवल गोरे लोग हैं, इसलिए अस्वीकार किया था क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की बात नहीं कहा था, स्वतंत्रता की बात नहीं कहा था, कोई भी बात इसमें स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया था कि हम आपको स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता देंगे। अगर किया था तो डोमिनियन स्टेट की बात किया था, डोमिनियन स्टेट। तो इसलिए जो है जब स्वतंत्रता की बात नहीं किया तो क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कर दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी और साथ में मुस्लिम लीग ने भी है। इसमें केवल श्वेत लोग ही शामिल थे, ये बात एकदम सही है, लेकिन इस कारण अस्वीकार नहीं किया था। अस्वीकार करने के पीछे कारण क्या था कि इसमें स्वतंत्रता का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था कि हम भारत को स्वतंत्रता दे देंगे। यहां तक क्लियर हो गया। 48 पर मैं आगे चलता हूं। अगला प्रश्न देखिए, 48 के बाद में क्या आता है, 48 के बाद में 49 आता है। फोर्टी 49 पे अगर देखेंगे क्या आता है, 49 पर प्रश्न है, बहुत ही शानदार इसमें भी प्रश्न है। इसमें भी कथन ए लिखा है और कारण आर लिखा है, दो चीजें इसमें भी दिया गया, कथन भी दिया गया है और कारण भी दिया गया है। तो कथन ए में क्या लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस समय काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, आलोचना या समालोचना जो भी हो समझ लीजिए, आर एस एस काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं, आर एस एस, वही आर एस एस जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये आज की स्थापना नहीं है, जब देश गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, तभी आरएसएस की स्थापना हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसका भी उद्देश्य था देश को स्वतंत्र कराना। इसी के संदर्भ में दिया गया है कि आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका मतलब जो गांधी जी ने शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन, जो एक नारा दिया गया था, अहिंसक आंदोलन था, अहिंसक था, हिंसक नहीं था, अहिंसक, तो इसमें आरएसएस शामिल नहीं हुआ था, इससे क्या था, पृथक था, पृथक माने अलग था, इसका मतलब इसमें शामिल नहीं हुआ था। यह बात एकदम सही लिखा गया है, इसमें आरएसएस जुड़ा नहीं था। अब क्यों नहीं जुड़ा था इसका कारण भी इसमें लिखा है। अब देखना ये कारण सही है या गलत, इनका विचार था, इसका मतलब आरएसएस का विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। गलत, ये इसके संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं था कि यह स्वतंत्रता में देरी होगी कि नहीं होगी, इस संदर्भ में ये बात एकदम एक्यूरेट सही नहीं दिखता है। कारण की दृष्टि से अगर देखेंगे, समझ में आ रहा है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन लिखा है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, ए सही है आर सही ए गलत है। देखिए इसमें तो ए एकदम सही है, लेकिन आर की बात एकदम जो है सही नहीं लगती है, क्योंकि इस संदर्भ में मैंने बताया ना कि इस आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता में देरी होगा, आरएसएस का विचार है। इस संदर्भ में आरएसएस का कोई मत नहीं था कि स्वतंत्रता में इससे देरी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू किया गया है, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरीके का नारा गूंज रहा था, तो स्वतंत्रता में देर होने का सवाल नहीं। तो आरएसएस कैसे सोच सकता था? इसका मतलब ए स्टेटमेंट क्या लिखा है, गलत लिखा है। इसका मतलब उत्तर क्या है, केवल ए सही है और आर गलत। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर।
समझ में आ गया? अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर अगर 50 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 50 क्या कहता है। इसमें भी कथन है, क्या है? कथन है, और इसमें भी कारण है। इसमें भी दो चीजें दिया है। कथन ए में लिखा है 1946 में, देखिए हमारा देश अब स्वतंत्र होने की ओर मूव कर रहा है, धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर मूव कर रहा है। तो 1946 में मुस्लिम लीग, और से मुस्लिम लीग और जिन्ना चाहते थे कि देश का बंटवारा हो जाए, ये सभी बात जानते हैं। और देश का बंटवारा अंत में 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हो भी गया। क्योंकि इधर गांधी जी चाहते थे देश का बंटवारा ना हो, इधर जिन्ना कहते थे लड़के लेंगे पाकिस्तान, इधर गांधी जी कहते थे देश का बंटवारा होगा तो मेरे मरने के बाद मेरे शरीर के ऊपर ही होगा। लेकिन उधर जिन्ना अड़े हुए थे, लड़के लेंगे पाकिस्तान, अंग्रेजों बांटो और भागो का नारा दे रहे थे। तो यही संदर्भ में कहानी कुछ अगर समझेंगे तो आंसर हल हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ये भी 1946 में आया था। 1946 में आया था, मार्च में आया था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है ना। तो मार्च 1946 में जो कैबिनेट मिशन आता है, प्लान है, इस प्लान में दी गई अपनी स्वीकृतियां वापस ले लिया था। क्या रहा? स्वीकृत क्या है? वापस ले लिया। किसने वापस ले लिया है? मुस्लिम लीग ने वापस ले लिया है, ऐसा लिखा गया है। अब क्या आप जान रहे वापस लिया था कि नहीं? जो स्वीकृत दिया था वापस लिया कि नहीं? देखिए, जो शुरुआत में जब इसने आया कैबिनेट मिशन 1946 में, इसने एक संवैधानिक सुझाव दिया कि हम आपको स्वतंत्रता देंगे, आप एक संविधान बनाएं, संविधान सभा की स्थापना करें। तो शुरुआत में तो ये जो मुस्लिम लीग था इसने स्वीकृत दिया था, शुरुआत में प्रारंभ में स्वीकृत दिया था, लेकिन बाद में क्या है, स्वीकृत वापस ले लिया है। क्यों वापस लिया होगा? क्योंकि ये चाह रहा था जो संविधान बने एक में न बने, हमारा अलग पाकिस्तान का अलग बने। ऐसे जो है एक में बन जाएगा तो फिर हम लोग एक ही में रह जाएंगे। इसीलिए ये अपनी स्वीकृति जो दिया था प्रारंभ में वापस ले लिया था मुस्लिम लीग, साथ में जिन्ना भी, जिन्ना मुस्लिम लीग समझिए एक हिसाब से एक ही है। तो ये बात एकदम सही लिखा गया, कथन जो है 50 का एकदम सही है। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए आर क्या लिखा है। 1946 में जो गठित अंतरिम जो सरकार थी, अंतरिम दो तरीके का रिपोर्ट होता है, एक अंतरिम होता है, एक अंतिम। जो पहले रिपोर्ट आता है वो अंतरिम होता है, और जब उसमें कुछ संशोधन किया जाता है तो कुछ संशोधन करके दोबारा जब वो रिपोर्ट पेश किया जाता है तो वो अंतिम होता है। जैसे जनगणना एक शुरुआत में जब आएगा तो अंतरिम होगा, उसके बाद में क्या होगा, अंतिम हो जाएगा। तो अंतरिम सरकार की जो है मुस्लिम लीग भी शामिल हुई थी। 1946 के जो गठित किया गया था अंतरिम सरकार, तो अंतरिम सरकार में तो ये शामिल ही थी, क्योंकि प्रारंभ में ये शामिल था, प्रारंभ में स्वीकार किया था कि मैं ये ठीक मानता हूँ, सही है। प्रारंभ में तो ये सही माना, अंतरिम सरकार में गठित भी हुआ, शामिल भी हुआ। लेकिन बाद में इसको लगा नहीं, पाकिस्तान नहीं बन पाएगा, एक देश नहीं अलग बन पाएगा, हमारे मुस्लिम भाई अलग नहीं हो पाएंगे, इसलिए जो है बाद में वापस ले लेता स्वीकृत। तो ये भी सही लिखा है। लेकिन अब देखना क्या इसकी व्याख्या करता कि नहीं। अब देखिए यहां पे मैं एक चीज और बताता हूं, ये यहां से ऐसे न आए, ऐसे जाए। पहले देखिए कारण क्या है, कारण के बाद में यहां से देखें, इसके बाद ये अगर लगे इस चीज से, इससे ये निकल रहा है तो समझ लीजिए व्याख्या सही है, स्पष्टीकरण सही है। अगर ऐसे आएंगे तब क्लियर नहीं कर पाएंगे सभी प्रश्नों में, ऐसे जाएंगे तो समझ लीजिए लगभग जितने प्रश्न हैं सब क्लियर कर ले जाएंगे। यहां तक सबके समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, एकदम सही है।
और क्यों शामिल हुई थी? इस मिशन के लिए अपनी स्वीकृति वापस ले लिया, शामिल हुई थी लेकिन इसने अपनी अस्वीकृति बाद में क्या कर लिया है, वापस ले लिया है। इसका एक कारण, इसका मतलब सही निकल के आता है, इसका मतलब सही व्याख्या करता है, इसका मतलब नहीं, सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। व्याख्या सही नहीं करता है क्योंकि इसमें इस प्रकार का कोई दोनों में तालमेल नहीं खा रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। तालमेल नहीं खा रहा दोनों में। यहां तक सबके समझ में आ गया? आगे मैं चलता हूं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51 पे अगर देखते हैं, प्रश्न नंबर 51 यहां से है 41 पर, यह किसने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? ऐसा किसका स्टेटमेंट था कि किसने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगना है, कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप, जो संविधान का प्रारूप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका मतलब जो हमारा संविधान बना है उसमें ज्यादातर क्या शामिल किया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम जो 1935 है ये 2/3 भाग लिया गया है, और 2/3 मतलब सबसे ज्यादा। और क्यों लिया गया? क्योंकि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसमें ज्यादातर नियम जो कानून बने थे, विधि जो बने थे, वो भारतीयों के अनुकूल थे। भारतीय उसे चाहते थे कि यह कानून रहने दिया जाए, ठीक है। इसीलिए संविधान बनाते समय 1935 के अधिनियमों को, प्रावधानों को ज्यादा से ज्यादा लगभग 2/3 भाग उसी संविधान में रख दिया गया जो नया संविधान बना, क्योंकि भारतीय उस समय का डिमांड यही था, उस समय का। हालांकि भारत के संविधान में 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया इसीलिए दे दिया गया ताकि बदलते वक्त के अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संविधान में बदलाव किया जा सके, ताकि संविधान की प्रासंगिकता बनी रहे। यदि बदलाव का सिस्टम नहीं होता तो संविधान की प्रासंगिकता छूट जाती, संविधान पीछे रह जाता, आदमी जो यहाँ के लोग हैं आगे हो जाते। इसीलिए संशोधन की बात किया गया था, और इसीलिए ये सब ज़्यादा से ज़्यादा 2/3 भाग इसमें रखा गया है। और इस पे इन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ऐसा कहा था कि मुझे इस आरोप में कोई क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ गया सबके? बहुत शानदार प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना है प्रत्येक एग्जाम में। आगे मैं चलता हूं, अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर है, 52 है। 52 पे देखिए क्या लिखा है, निम्न में से यह किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा है? यानी कि जो भारत शासन अधिनियम हमारे संविधान में लाया गया, हमारा जो भारतीय संविधान बना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 2/3 भाग, यानी कि सबसे ज़्यादा भाग 2/3 भाग जो है सबसे ज़्यादा लिया गया कहाँ से है? भारत शासन अधिनियम से। इसीलिए जो है इसको कुछ लोगों ने इसको गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा दिया, क्योंकि ज़्यादातर जो कानून थे वो अंग्रेज के समय के कानून थे, जो अंग्रेज जब थे उसी समय बना था, 1935 का नियम था। लेकिन रखा क्यों गया? क्योंकि भारतीय के अनुकूल था, इसीलिए उसको रखा गया।
लेकिन इसको गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा है? अब देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, या मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है, या महात्मा गांधी ने कहा है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है? किसने कहा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का मत था कि यहां से ज्यादा कानून ना उठाया जाए, यहां से कानून ज्यादा ना उठाया जाए, इसीलिए उन्होंने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कह दिया। यहां तक सबके समझ में आ गया? अभी तक वीडियो पर जितने लोग चैनल को देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पुनः मैं कहता हूं सब्सक्राइब चैनल को करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? 53 के अगर देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में क्या शामिल था, यानी कि कौन कौन ऐसे शामिल थे? भारत शासन अधिनियम जो 1935 अंग्रेज के समय आया था, क्या अंग्रेज उस समय भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना चाहते थे? अगर देना चाहते थे तो भारत की अपनी संप्रभुता मिल जाती। स्वतंत्रता देना चाहते तो भारत को पूर्ण संप्रभुता मिल जाती। हमारे प्रियम्बल में आपको मिलेगा संप्रभुता। संप्रभुता, भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु मतलब होता है आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाह्य मामलों में स्वतंत्र। तो भारत एक संप्रभु देश है। आंतरिक मामलों में क्या है? सर्वोच्च है, और बाह्य मामलों में क्या है? स्वतंत्र है। बाह्य मामले का मतलब भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनीति। अनुच्छेद 51 में आप पढ़ेंगे, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो मिलेगा आपको वहां मिलेगा। तो देखिए, हम मिलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में। इसमें क्या है? एक संघ का प्रावधान था, ये बात एकदम सही है, एक संघ का प्रावधान। प्रांतों को स्वायत्तता देना, ये भी बात सही है, ये दोनों बात एकदम सही है। प्रांतों में द्विशासन व्यवस्था था कि नहीं, इसकी बात किया गया है कि नहीं, इस पे देखना। दूसरी चीज, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता, संप्रभुता तो नहीं दिया था। केंद्रीय विधायिका का मतलब पूरे देश की बात हो रही है, देश को संप्रभुता दे देता तो देश स्वतंत्र हो जाता, और संप्रभुता अंग्रेज देता नहीं। 1935 की बात है, तो ये संप्रभुता के कारण ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम देखते हैं कौन सा सही है। तो सभी उत्तर होने का सवाल ही नहीं, सी निकल गया। 4 जिसमें है वो भी निकल गया, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसलिए ए भी दोनों निकल गए। इसलिए हमारा उत्तर कौन सा बचता है? केवल ए, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रांतों में द्वि जो शासन था, द्वि शासन की व्यवस्था था, ये भी नहीं था। क्लियर हो गया? तो इसलिए ए और 2 नंबर वाला सही, इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको 2 प्रश्न 2 आते हों, 1-2 नहीं आते, तो जो जिस पे पक्का कमांड है ये नहीं था, जैसे इस पे पक्का कमांड है ये नहीं था, इसलिए 4 जिसमें होगा उत्तर हट जाएगा, ऐसा भी निकाल सकते। इसके लिए जरूरी है पढ़ने के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों सिस्टम। और हमारे यहाँ दोनों सिस्टम है। इंडिया में सबसे कम फीस में, इंडिया में सबसे कम फीस में। जैसे मैं यूपीएससी की अगर बात करता हूँ, यूपीएससी में सबसे कम फीस में शुरू कर रहे हैं, वो भी ऑफलाइन। ऑफलाइन अगर बात करेंगे सबसे कम फीस पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रही है आप, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन एकदम निःशुल्क है, ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे निःशुल्क मिलेगा। ऑफलाइन में बहुत कम फीस पे, मात्र 500 रुपये में और 700 रुपये में। 500 रुपये में सी सेट का आप पूरा मिलेगा आपको, सी सेट में संपर्क कर सकते हैं कोचिंग से। और ये जीएस का 700 में, जीएस का कोचिंग से आप संपर्क कर सकते हैं। दोनों चीज़ें ऑनलाइन देखना चाहेंगे यूट्यूब पर सब मिल जाएंगे, एकदम निःशुल्क रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया? आगे मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर जो 54 लिखा है,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। जो इसका चाय का व्यापारिक एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसने खो दिया। कब खो दिया? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। कब खोया होगा ये पूछा जा रहा है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसने चाय के एकाधिकार, जो इसका पहले चाय का एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार था, इसने खो दिया। कब खोया होगा? तो देखिए इसका उत्तर क्या है, सी, इसको जानना होगा। देखिए यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, इतिहास जो है पढ़ना पड़ता है। ऐसा लोग कहते हैं हिस्ट्री और केमिस्ट्री कुछ कहते हैं कि है जो है दिन में याद करते हैं, लेकिन वो सब कहानी अलग है। हिस्ट्री में लगभग जो हमारे पढ़ने पढ़ाने का अंदाज है 80 से 85% कॉन्सेप्ट है। 80% मैं मान के चलता हूँ कॉन्सेप्ट है, 90% थोड़ा सा फैक्ट दिखेगा। थोड़ा सा जो 20% है, 20% फैक्ट मिलेगा आपको, 80% कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो 20% बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। 20% और 80% कॉन्सेप्ट, इन दोनों को मर्ज करके लेके चलते हैं। तो थोड़ा सा इसमें देखिए, जो चाय का एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार था, 1833 के चार्टर एक्ट जब आएगा, जब पूरा का पूरा चार्टर एक्ट की कहानी पढ़ेंगे, तो मैं इस तरीके से क्रम से बताता हूं कि आपको इसमें सब के सब सीक्वेंस में आ जाएगा, आपका उत्तर उसी में से निकल आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 54 का हो जाएगा उत्तर भैया, क्या हो जाएगा? सी, सी द राइट ऑप्शन। यहीं पे हम एक आध चीज और आपको बता देते हैं। जो 1813 का चार्टर एक्ट है, ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले भारतीयों को शिक्षा देने के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया था। कितना? 1 लाख रुपया। किस लिए लाया था? शिक्षा के खर्च के लिए, फॉर एजुकेशन इन इंडिया, 1 लाख रुपीज। बट लेकिन रुपया खर्च नहीं किया भारतीयों पर। कहा कि विषय स्पष्ट नहीं है, शिक्षा तो बहुत है, बहुआयामी है, मल्टीपल एजुकेशन है, किस पर जो है मैं खर्च करूं? यानी कि स्पेंड की जो बात हो रहा था वो एक हिसाब से जो है धर्म संकट में थे कि खर्च किस पे करें, इसलिए 1 लाख रुपया खर्चे नहीं किया। और कब तक नहीं खर्च करता है? 1833 तक। इसका मतलब जो है कितने वर्ष होता है? 20 वर्ष का समय बीत जाता है। 1 लाख रुपया मात्र, ओनली 1 लाख रुपीज खर्च नहीं किया भारतीयों पर, शिक्षा पर खर्च करने के लिए आया, जबकि ये सब भारतीय का ही पैसा था। आगे तब जाकर के 1833 में ये 1 लाख रुपया जो है खर्च करने का व्यवस्था बनाते हैं, विषय स्पष्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर आ गया कि 1 लाख रुपया जो खर्च करने का सबसे पहले शिक्षा पर प्रावधान 1813 होगा, और कब खर्च करते हैं? तो 1833 में, क्योंकि यहाँ विषय स्पष्ट नहीं था। क्लियर हो गया? आगे मैं चलता हूं। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है। अगला प्रश्न देखेंगे 55 नंबर पर। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। भारतीय व्यापार में अब देखिए क्या है, पहले तो शुरुआत में जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है 1600 ईस्वी में। एक कौन ऐसा है जो नहीं जानता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? 1600 ईस्वी में। कहाँ स्थापित होता है? इंग्लैंड की राजधानी कहाँ पर है? लंदन में। ये सभी जान चुके हैं, बच्चा बच्चा जान गया है। बीच में एक बार गाना आ गया था। तो लंदन में इसकी स्थापना होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, है ना। तो लेकिन अंग्रेज लोग भारत में कब आते हैं? 1602 ईस्वी में। और अभी भारत में जो है कंपनी नहीं डाले हैं। सबसे पहले ये लोग ऐसे कंपनी अगर डालते हैं
तो पूर्वी घाट पर डालते हैं, पूर्वी घाट पर डालते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होता है। 11 में डालते हैं, 1611 में पूर्वी घाट पर पहली फैक्ट्री डालते हैं, लेकिन सफल नहीं होता है। इसलिए 1613 में सूरत में ये पहली फैक्ट्री डालते हैं, ये पश्चिमी घाट पर। तो ज़्यादातर लोग यही जानते हैं पूर्वी घाट में 11 में ही डाला था, लेकिन उतना सफल नहीं हुआ था, इसलिए सूरत में डालना पड़ा। हालांकि इस समय अगर देखेंगे, सूरत हीरा प्रसंस्करण के लिए भारत का नंबर 1 सिटीज है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, शुरुआत में ये लोग तो लाए थे क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए, व्यापार कर रहे थे। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, स्थितियां बदलती गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे, अधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब पूछ रहे हैं कब समाप्त किया है, तो 1803 में। कब समाप्त किया है, 1803 में जो है समाप्त कर दिया। यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। जबकि 1833 में चाय के व्यापारी का 1833 में क्या बताए थे, चाय के व्यापारी के अधिकार को समाप्त किया था। अगला प्रश्न 56 नंबर पर देखते हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 56। अखिल भारतीय किसान सभा, बताओ कौन नहीं जानता। अखिल मतलब क्या होता, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया। अखिल मतलब होता ऑल, ओवरऑल ऑल। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है ये किया गया था, और किसने किया रहा होगा, 1936 में या 1942 में या 1945 में या 1939 में। तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो किया गया, मुख्य रूप से इनसे कौन जुड़े हैं, स्वामी सहजानंद। कौन जुड़े हैं मुख्य रूप से, स्वामी सहजानंद। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं। अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, गांधी जी से संबंधित है। लिखा है 57 क्वेश्चन पर, 1928 ईस्वी के बारदोली सत्याग्रह जो होता है, बारदोली जो आंदोलन होता है, इसका नेतृत्व किसने किया था। गांधी के अनुयायियों ने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, वामपंथी दलों ने, किसान सभा ने। किसने किया होगा बारदोली सत्याग्रह, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, ये तो सभी जान रहे हैं किसने किया, लेकिन ऑप्शन निकालना थोड़ा कठिन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम होता तो सब लोग आंख मूंद करके जो है लगा देते सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन ऑप्शन कुछ और है। 1928 में होता है बारदोली आंदोलन। देखिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है या उनसे जो जुड़े हैं, 1928 के बारदोली आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं, जो मुख्य रूप से पेशे से वकील थे, उनको सरदार की उपाधि इसी आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने ही दिया था। बारदोली की महिलाओं में मुख्य रूप से किसका नाम आता है, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की जो पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, उन्होंने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बार जो वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि कर दिए, और तब से सरदार जब कह दिए, सरदार तब से कहा जाने लगा। तो वो भी तो एक हिसाब से गांधी के सब अनुयायी ही थे, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और कह रहे कौन सा जोड़ा जो है, जोड़ा सुमेलित नहीं है। इसमें इसका मतलब 3 है सुमेलित, 1 सुमेलित नहीं है। बाबा रामचंद्र, स्वामी सहजानंद, वल्लभ भाई पटेल, एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा देखिए ये गुंटूर आंध्र प्रदेश से संबंधित थे, एकदम बात सही लिखा गया। एन.जी. रंगा, ये एन.जी. रंगा वही हैं, याद करिए, एन.जी. रंगा जो आंध्र प्रदेश से है। जब राजा राम मोहन राय ने
जो सती प्रथा लाया था, सती प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान किया था, इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा है। तो ये रंगा ने इनके सती प्रथा का विरोध किया था। नहीं वो अच्छा वो दूसरे थे, वो राधाकांत देव थे, राधाकांत देव ने विरोध किया था, राधाकांत देव ने विरोध किया था। राधाकांत देव ने जो है राजा राम मोहन राय के सती प्रथा का जो था क्या किया था, विरोध किया था। एन जी रंगा जो है गांधी के समय है, गांधी के समय है, और ये गुंटूर से संबंधित है। ये भी किसी से गांधी जी का ये विरोध किए हैं, अभी ध्यान मुझे नहीं आ रहा, गांधी जी से विरोध किए हैं। आगे देखेंगे वल्लभ भाई पटेल जो है ये बारदोली आंदोलन से ये भी संबंधित है, ये भी सही एकदम लिखा है। स्वामी सहजानंद बिहार के हाजीपुर से संबंधित है, जो अभी मैंने बताया था जो अखिल भारतीय किसान सभा आंदोलन हुआ था इसी से संबंधित, ये भी सही लिखा है। ये जो बाबा रामचंद्र जो है ये नदिया बंगाल नहीं है, बल्कि क्या इसके स्थान होना चाहिए था अवध। अवध में जो आंदोलन होता है, अवध में आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ये अवध आंदोलन से संबंधित है, इसलिए ये हमारा आंसर गलत लिखा गया है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा सही। यहां तक क्लियर हो गया। आगे मैं चलता हूं, अगले प्रश्न की ओर देखता हूं। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है। लिखा है 59 नंबर पे, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, ये सभी जानते हैं, जब सबने अवज्ञा आंदोलन चलाए थे 1930 में। तो उसी के समय जो है उसी से लिंक है जो नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च करते हैं गांधी जी, है ना, लगभग 385 किलोमीटर चलते हैं। तो इसमें जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो गिरफ्तार के बाद में आंदोलन का नेता कौन बनता है, यानी कि गांधी का स्थान कौन लेता है, नेतृत्व कौन संभालता है। तो ए लिखा है अबुल कलाम आजाद, बी में लिखा जवाहरलाल नेहरू, सी में लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी में लिखा है अब्बास तैयब जी। अब इसमें जो है इतना लिखा है, अब इसमें कौन सा उत्तर होगा। तो जब गांधी जी देखिए गिरफ्तार हो जाते हैं तो इस आंदोलन का नेता कौन होता है, कौन संभालते हैं, तो अब्बास तैयब जी संभालते हैं। कौन संभालते हैं, अब्बास तैयब जी। लेकिन अगर ये प्रश्न आ जाए जब इनके गिरफ्तार हो गए तो अब्बास तैयब जी आते हैं, और अब्बास जब तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तब इनके बाद कौन आते हैं, तब सरोजिनी नायडू आती है। सरोजिनी नायडू, उन्होंने नेतृत्व संभाल लिया है। यहां तक क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60 पे मैं देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करते हैं, 60 पर देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, लिखा है शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यह कथन किससे संबंधित है। शक्ति के विरुद्ध, शक्ति उस समय जो अंग्रेज थे, देश हमारा गुलाम था, उस समय की कहानी है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। ये कथन किससे संबंधित है, असहयोग आंदोलन से है, या गांधी जी के दांडी यात्रा से है, या व्यक्तिगत सत्याग्रह से, या भारत छोड़ो आंदोलन से है। तो शक्ति की इस लड़ाई में जो है ये किससे संबंधित, विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। अब विश्व की सहानुभूति कौन चाहता है, कौन मुख्य रूप से चाहते थे, याद करिए। तो गांधी का जो दांडी यात्रा निकाले थे है तो गांधी से संबंधित। गांधी ने जो दांडी यात्रा निकाला था उसी के समय चूंकि एक दांडी यात्रा जो था, नमक सत्याग्रह जो था,
बहुत समझ लीजिए क्या है कि अंग्रेजों के खिलाफ समझ लीजिए लड़ाई था, और बहुत कट्टर की लड़ाई था कि नमक कर का उल्लंघन करने जा रहे हैं गांधी जी पहली बार, सबने अवज्ञा यानी कि अवज्ञा कर रहे हैं, आज्ञा नहीं मान रहे हैं। तो ये एक हिसाब से सत्य के विरुद्ध जो है अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं, और इसमें कह रहे हैं विश्व की मैं सहानुभूति चाहता हूँ, ऐसा जो है गांधी जी कहते हैं, और दांडी यात्रा के समय कहते हैं। कब कहते हैं? दांडी यात्रा के समय। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। मैं इसी के बाद प्रश्न रोकता हूँ, और मैं सभी से कहता हूँ वीडियो को सभी लोग जो है लाइक करें, सभी ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।